बुलेटिन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के एक्शन अवतार के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैराथन दौरा लगातार जारी। इस क्रम में सीएम योगी ने आज सुबह वाराणसी के बाद मिर्जापुर और गोरखपुर जिले का दौरा शुरू कर दिया। 2 दिवसीय दौरे पर गृह जनपद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचने से पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी इस दौरान सीएम ने किए हैं। सीएम ने सुबह वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के बाद मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी मंडलायुक्त के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। यहां पर सीएम ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी किए हैं। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सहयोगी महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर के सोनबरसा परिसर में स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में संचालित 200 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? लोकार्पण हो चुका है या अभी निरीक्षण चल रहा है? जी पूजा, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स में निरीक्षण किया है उन्होंने 200 कोविड वार्ड का। अब वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं जहां पीकू वार्ड का वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और वो जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में अंदर निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण करने के बाद वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेके एक समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे वो कि किस तरीके से हमको तीसरी लहर पे जो है काबू पाना है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 200 वार्ड के यहाँ जो है 2 अस्पतालों का जो है वो सौगात देंगे। कोविड वार्ड का वो कोविड बेड के लिए जो यहाँ पे बन रहा है उसका जो है वो पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उसकी सौगात देंगे। उसके बाद वो देवरिया और कुशीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है सुभाष, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली दौरा हो रहा है गृह जनपद का सीएम का। इस दौरान क्या स्थितियां वाकई माना जाए ग्राउंड जीरो पर बेकाबू हैं? ये वजह है सीएम के फ्रीक्वेंट दौरे का? जी बिल्कुल पूजा, देखिए का मुख्यमंत्री लगातार जो है तूफानी दौरे पे हैं। वो कई जिलों का निरीक्षण अवलोकन कर चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद कमान संभाल लिए हैं और मौके पे जाते हैं तो उससे अधिकारियों पे काफी प्रभाव पड़ता है और जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी चुस्त दुरुस्त हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये कोरोना के लिए जो है एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जो है वो साबित हो रही है, क्योंकि जो है जब तक मुख्यमंत्री खुद जो है इसको जो है इसकी कमान संभाले हुए हैं और हर जगह जा रहे हैं तो इसका काफी असर है और जो है इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है इसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सुभाष हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सूबे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार जारी है और इस बीच सीएम गोरखपुर यानी कि गृह जनपद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। साथ में पीकू यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू का निरीक्षण कर रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान चुनाव से पहले पंचायत चुनावों के नतीजों से बीजेपी बेहद सतर्क हो गई है। ऐसे में सूबे की मौजूदा सियासी स्थिति और भविष्य की रणनीति रूपरेखा तैयार करने के लिहाज से बीजेपी और संघ नेताओं के बीच में लगातार बैठकों का और मंथन का दौर जारी है। दिल्ली के बाद लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले प्रदेश के संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए, जो काफी अहम मानी जा रही है। संघ सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले उत्तर प्रदेश आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ जियामऊ विश्व संवाद केंद्र में महत्वपूर्ण बैठक करते हुए फीडबैक ले रहे थे। साथ ही वो बैठक करते हुए सूबे के सियासी हालातों का जायजा लेते भी नजर आए। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें चलती रही कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाने की बात भी सामने आई थी, हालांकि उनका ट्वीट इस बीच सामने आ गया। अब दत्तात्रेय होसबोले राजधानी में खुद हैं। ठीक कह रही हैं आप पूजा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि होसबोले का लखनऊ आना, और पिछले 3 दिनों से बस 3 दिनों से वो लखनऊ में हैं और लगातार वो क्वारंटाइन के रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और संघ के तमाम उन पदाधिकारियों से चुपचाप वार्ता की, पूरा जानकारी ली कि कहाँ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या हाल है, क्या माहौल है। क्योंकि अब वो जो अभी कोरोना काल में जो सरकार की जो भद पिटी है उसको अब वो मीट आउट करना चाहते हैं, उसको तौर तरीके देखना चाहते हैं। तो इसमें हम बता दें कि एक तो जैसा कि आपने बताया सबसे बड़ा मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर चर्चा हुई। और यहाँ भी नहीं, कल वो दिल्ली भी गए थे और शाम को दिल्ली से लौट भी आए। उनके साथ संगठन मंत्री भी गए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी जाने की सूचना मिली है। ये सभी लोग गए थे, बाद में लौट आए हैं, लोग लखनऊ आ गए हैं। आज भी वो लखनऊ में है। मैं यहाँ पे सिविल संवाद केंद्र के सामने खड़ा हुआ हूँ। किस तरीके से देखिए, इन लोग संघ का जो काम करने का तरीका है बहुत शांतिपूर्वक होता है। और मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि विश्व संवाद केंद्र है, बिल्कुल सन्नाटा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ना हो, इस संवाद केंद्र में तमाम सारे पदाधिकारी अंदर बैठकर कर भी रहे हैं और बैठकों के साथ ही साथ वो आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि आज शाम को वो अन्य जो संघ के कार्यालय है और मुख्यालय है लखनऊ में, वहां भी दौरा करेंगे। अभी उनकी उम्मीद है कि वो निकलेंगे, जाएंगे। हम लोग यहाँ पे मौजूद है, जब निकले तो हम लोग उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो मीडिया से दूरी बनाए हुए रखा। एक बड़ी खबर इसके साथ ये भी आई है कि कल की बैठकों के बाद ये निष्कर्ष आमतौर पर तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई बड़ा बदलाव भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके जल्द आपको बता दें, जल्दी इसके आपके परिणाम आ जाएंगे। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दत्तात्रेय होस बोले राजधानी लखनऊ में है इस समय और उन्होंने साफ तौर पर बैठकों का दौर जारी है और इस बीच तमाम सियासी हालातों पर भी चर्चा चल रही है। तो वहीं चौधरी अजीत सिंह के कोरोना संक्रमण से निधन के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल को नया मुखिया मिल गया। पार्टी के 34 सदस्यों ने वर्चुअली पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए मुहर लगा दी। जयंत ने निर्वाचित होते ही अपने तीखे तेवर दिखाए और 26 तारीख को प्रस्तावित किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पहले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के सभी 34 सदस्य वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे और 11 बजे से शुरू हुई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी के सभी 34 सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अपनी राय दी है। अभी हाल ही में सीएम के जनप्रतिनिधियों से सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील वाले बयान पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में बनी हजारों पीएचसी और सीएचसी, जिसमें भाजपा जैसी सरकारें 2% नए निर्माण नहीं करवा के अब गोद लिए जाने की बात कह रही हैं। ये असल में मरीजों को अपमानित कर रही हैं। 822 सीएचसी में से 30 वर्ष के बाद सिर्फ 16 बने हैं। 4300 पीएचसी में सिर्फ 74 सीएचसी बना सकी हैं गैर कांग्रेस सरकारें, जिसमें भाजपा सरकार भी शामिल है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने हजारों की संख्या में सीएचसी पीएचसी का निर्माण किया था, आज की सरकारें उसकी मरम्मत, रंगाई, पुताई, व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। गोद लेने की बात कहने से पहले सरकार को उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं, जयापुर ग्राम को गोद लेने की बात कही थी, विकसित करने गोद लेने की बात कही थी। आज वहां का क्या हासिल है? स्वयं मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर के सांसद थे, उन्होंने औराही गांव गोद दिया था। आज वहां बदहाली की यही हालत है। क्या जिस तरह से पहले सांसदों द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लिए जाने की बात कही गई थी, आज भी वो गांव बदहाल है। क्या सीएचसी और पीएचसी को भी सरकार गोद लेने की बात कह के मजाक उड़ाना चाहती है? अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर ने हरचंदपुर रायबरेली के विधायक राकेश सिंह पर स्थानीय निकाय चुनावों में पैसे देकर वोट खरीदे जाने के आरोपों की जांच की मांग करी है। राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य अफसरों को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्हें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो राकेश सिंह का बताया जा रहा है। इस वीडियो में खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर वोटर सतीश को जितवाते तो सतीश की फ्री में वोट देते, किंतु वोटरों ने दिनेश को जितवाया। अतः दिनेश ने पूर्व विधायक राम नरेश यादव के आवास पर 1 बोरा रुपया लेकर वोट दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अमिताभ और नूतन ने वीडियो की जांच करवाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो हो सकता है कि उस समय हमको वो फ्री में वोट देते थे, क्योंकि हम उनके लिए वोट मांग रहे थे। गलत कह रहा हूँ? लेकिन दिनेश चिकने को आप लोग सभी लोगों ने हमसे विरोध करके जितवा दिया। क्या उन्होंने किया?
1 बोरिया रुपया लेकर के रामनगर यादव रतापुर में जो विधायक थे, पूर्व विधायक, उनके घर पर 1 बोरिया रुपया लेकर के उन्होंने वोट तो हमी को दिया कि नहीं दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद आज ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है। तो वहीं इसी के साथ प्रदेश में जिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो गई। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 15 जून के बाद करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने जो 10 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। जून के दूसरे हफ्ते में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के बाद आज ग्राम प्रधानों की शपथ दिलाई गई है। कोरोना के कारण शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया। वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह गांव के पंचायत भवन और कहीं कहीं प्राथमिक विद्यालयों में रखा गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शपथ समारोह संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि बुधवार को भी जारी रहेगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण नवनिर्वाचित प्रधानों को इतिहास में पहली बार ऑनलाइन शपथ दिलाई गई है। तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्र की दिखा रहे हैं। रायबरेली, गाजीपुर, बहराइच तमाम जगहों पर वर्चुअली शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पहला मामला बलिया जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान ने चुनाव में वोट न देने के मामले को लेकर के फौजी की जमकर पिटाई करी। इसी तरीके की 4 तस्वीरें हैं। फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, इटावा, बलिया, अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव के दौरान जो रंजिश रही है उसके बाद ये मामले हिंसा में तब्दील होते हुए नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा मामले इसी बात को लेकर के कि वोट नहीं दिया है। राजधानी में नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद उन्होंने गोमती नगर थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई न होने से आक्रोशित नगर निगम कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। नगर निगम के कर्मचारियों को आक्रोशित देखकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव भी हुआ। इस दौरान रोड जाम कर दी गई और पुलिस ने बल प्रयोग किया है। कर्मचारियों को खदेड़ा तक गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी की मौत का मामला था। निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए थे, धरना दे रहे थे। सोचिए, देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। बल प्रयोग हुआ है, लाठी चार्ज हुई है। क्या महिला कर्मचारी, क्या पुलिस कर्मचारी, सभी पर लाठियां भांजी गई। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की। विरोध किस बात को लेकर था? निगम का एक कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई थी, उस बात को लेकर ये प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से हैवानियत की एक तस्वीर सामने आई, जहां भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम बच्चे के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर घर से दूर एक बाग में ले गया, जहां उसने रेप की घटना को अंजाम दिया है। बाद में मासूम ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली भिनगा के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई, थाने पर तत्काल अभियोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिए गए हैं। मेरे द्वारा इस संबंध में फॉरेंसिक टीम के साथ में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। लड़की की स्थिति सामान्य है, साथ ही साथ मौके पर शांति व्यवस्था भी सामान्य है। वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभियुक्त, इसमें जो नामित अभियुक्त था, उसको पुलिस अपेक्षा में ले लिया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अजब तस्वीर का जिक्र होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के जिलों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में वो पिछले दिनों इटावा के सैफई गांव भी पहुंचे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता ने गंगा जल लेकर जमीन को शुद्ध करने का काम किया है। आपको बता दें कि सपा का युवा नेता मैनपुरी जनपद के भोगाव इलाके का रहने वाला है, जिसने योगी के सैफई लौटने के बाद, सैफई से जब वो लौट गए तो इलाके में गंगा जल का छिड़काव किया। इतना ही नहीं, गंगा जल छिड़कने के बाद युवा नेता ने कहा, जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो उन्होंने अखिलेश यादव के सरकारी आवास को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया था, इसलिए आज हमने भी गंगा जल छिड़क कर सैफई को शुद्ध किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचे थे
और इसके बाद इस युवक ने इसी क्षेत्र को शुद्ध किया। सफाई में जो हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पे भी गंगा जल का छिड़काव किया है और सफाई पैरामेडिकल के आसपास क्षेत्र में भी, और जहाँ जहाँ योगी जी महाराज गए हुए हैं वहाँ सभी जगह को हमने गंगा जल से छिड़काव किया है। क्योंकि इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी जब 2017 में चुनाव हारे थे, उस टाइम पे इन्होंने उस आवास को, जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते थे, उस आवास को गंगा जल से छिड़कवाया था। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्त होने के मामले में लगातार नया खुलासा हो रहा है और सियासत भी हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में रहा है। कभी पंचायती चुनाव में शिक्षकों की मौत को लेकर तो कभी किसी और मामले को लेकर। अब एक नया मसला सामने आया है जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को ही कटघरे में खड़ा करता है। दरअसल सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पर सवालिया निशान है। उनकी ऐसी नियुक्ति हुई कि शायद कभी किसी की नहीं हुई होगी। दरअसल मंत्री जी के भाई अरुण द्विवेदी का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ है। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कोटे से। अब सोचिए, मंत्री जी इतने गरीब हैं कि उनके भाई का गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाकर सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। शिक्षा मंत्री के भाई को आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नौकरी तो मिल गई, लेकिन विपक्षी खेमा जैसे इसी मौके की ताक में बैठा था। फिर क्या था, विपक्ष ने बैठे बिठाए मिले इस मौके को लपक लिया। अब मुद्दा लपका गया है तो सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल ये कि क्या मंत्री जी ने आपदा में अपने छोटे भाई के लिए अवसर खोजा। सवाल ये कि एक मंत्री के छोटे भाई आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे में आ कैसे सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर समेत प्रदेश के कई विपक्षी नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। नूतन ठाकुर ने तो राज्यपाल तक तस्दीक कर दी, अन्य लोगों को शिकायतें भेजी, आरोप लगाया कि डॉक्टर अरुण कुमार शिक्षा मंत्री के भाई होने के साथ ही राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ऐसे में उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मिलना प्रथम दृष्टया जांच का विषय है। फिर क्या था, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हुई है, प्रमाण पत्र फर्जी होगा तो नियुक्ति निरस्त कर देंगे। सियासी गलियारों से सवालों के तीर चले तो मंत्री महोदय के मुखार बिंदु से शब्द गंगा फूट पड़ी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो भाई ईडब्ल्यूएस कैसे हो सकता है। तो साहब, भाई की अलग आइडेंटिटी है। मेरे भाई के पास प्रशासन की तरफ से दिया गया प्रमाण पत्र है, जिसको कोई आपत्ति हो वो जांच करा सकता है। मेरा कोई हस्तक्षेप होगा ही नहीं। मंत्री जी के भाई को मिले ईएसडब्ल्यू प्रमाण पत्र का फितूर छाया है। डंके की चोट पर जांच करने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि जब पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की मौत के बाद शिक्षक संघ की ओर से आंकड़ा जारी किया गया तो आपने ही उसे झूठा बताया था। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। अरे साहब, आप तो मंत्री हैं, आपने शिक्षकों की मौत को पल भर में झूठा करार दे दिया, तो ये प्रमाण पत्र बनवाना भला कौन सी बड़ी बात है। हालांकि इस प्रमाण पत्र के बारे में लेखपाल ने बताया कि अरुण द्विवेदी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2019 का बना है, जिसकी अवधि 1 साल की होती है, और वहीं दूसरी ओर 2020 में मंत्री के भाई का विवाह भी हुआ है।
उनकी धर्मपत्नी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर मंत्री के भाई EWS पात्र थे तो भी शादी के बाद अपात्र हो गए, तो फिर ये सवाल उठता है कि मंत्री जी के भाई को 2019 के सर्टिफिकेट पर 2021 में नौकरी मिल कैसे सकती है। सवाल ये कि विश्वविद्यालय ने मंत्री महोदय के भाई से मौजूदा सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा। सवाल ये कि मंत्री जी का संयुक्त परिवार भी है तो EWS सर्टिफिकेट कैसे बना। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल कोसों दूर। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में एक अपडेट भी समझ लीजिए। शनिचरा में अभिलेख चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और इसी चकबंदी सर्टिफिकेट या रिपोर्ट के बिना ही प्रमाण पत्र बना दिया गया है। अब समझिए पूरा खेल क्या है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।